केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर है कि सरकार जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते डीए में संभावित वृद्धि पर विचार कर रही है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है, जो जनवरी 2025 में 53% से बढ़कर इस स्तर पर पहुंचा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPIIW के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 2025 में डीए में 2% से 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में सबसे कम हो सकती है। यदि 2% की वृद्धि होती है तो डीए 57% हो जाएगा, जबकि 3% की वृद्धि के साथ यह 58% तक पहुंच सकता है। केंद्र सरकार द्वारा डीए की दरों में संशोधन साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में किया जाता है। यह व्यवस्था कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए बनाई गई है। डीए की गणना AICPIIW के आंकड़ों के आधार पर एक विशेष फॉर्मूले के माध्यम से की जाती है, जो पिछले 12 महीनों के औसत को देखता है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि महंगाई की दर के अनुपात में हो सके। CPIIW डेटा का प्रभाव और गणना। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPIIW वो आधार है जिस पर डीए की गणना की जाती है। हाल के महीनों में CPIIW में कुछ गिरावट देखी गई है, जिसका प्रभाव आगामी डीए वृद्धि पर पड़ सकता है। जनवरी 2025 में CPIIW 143.2 पर आया था, जो दिसंबर 2024 के 143.7 से कम था। ये लगातार दूसरे महीने की गिरावट थी। इस गिरावट के कारण विशेषज्ञों का अनुमान है कि जुलाई 2025 में डीए वृद्धि सीमित हो सकती है। डीए की गणना में उपयोग होने वाला फॉर्मूला पिछले 12 महीनों के औसत CPIIW को आधार बनाता है और मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में डीए निर्धारित करता है। यदि CPIIW में स्थिरता या मामूली वृद्धि होती है तो डीए में 2% की बढ़ोतरी संभावित है, जबकि सूचकांक में अधिक वृद्धि होने पर 3% तक की वृद्धि हो सकती है। वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई दर को देखते हुए 2% की वृद्धि अधिक संभावित लग रही है। ये पिछले 7 वर्षों में सबसे कम वृद्धि होगी, क्योंकि आमतौर पर डीए में 3% से 4% तक की वृद्धि होती रही है। इस डीए वृद्धि से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। यह एक विशाल समुदाय है जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। डीए वृद्धि का सीधा प्रभाव इन सभी लोगों की आय पर पड़ेगा और उनकी खर्च करने की क्षमता में सुधार आएगा। यदि 2% की वृद्धि होती है तो सरकार पर वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय बोझ लगभग 6,000-7,000 करोड़ रुपए का पड़ सकता है। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था में वापस आएगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी इसे उपभोग पर खर्च करेंगे। डीए वृद्धि का फायदा न केवल वर्तमान कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि पेंशन भोगियों को भी डियरनेस रिलीफ के रूप में समान लाभ प्राप्त होगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि रिटायर हो चुके कर्मचारी भी महंगाई के प्रभाव से सुरक्षित रहें। बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी आय के अन्य स्रोत सीमित होते हैं। वेतन और पेंशन पर प्रभाव। डीए वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव कर्मचारियों के मासिक वेतन पर दिखेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपए है और वर्तमान में उसे 55% डीए मिल रहा है, तो वो 16,500 रुपए डीए प्राप्त कर रहा है। यदि 2% की वृद्धि होती है तो यह राशि 17,100 रुपए हो जाएगी, जिससे मासिक 600 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यदि 3% की वृद्धि होती है तो डीए 17,400 रुपए हो जाएगा, जिससे 900 रुपए का मासिक अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। यह राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन वार्षिक आधार पर यह 7,200 से 10,800 रुपए तक का अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है। पेंशन भोगियों के लिए भी यही गणना लागू होती है। उनके मूल पेंशन के आधार पर डीआर में वृद्धि होती है। इससे बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। डीआर की वृद्धि का प्रभाव HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों पर भी पड़ता है, क्योंकि कई भत्ते मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित होते हैं। 8वें वेतन आयोग की स्थिति। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसके जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद थी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इसके कार्यान्वयन में देरी हो सकती है और ये 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस TUR अभी तक जारी नहीं किए गए हैं और न ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई है। इससे कार्यान्वयन में देरी के संकेत मिल रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.28 से 2.86 तक हो सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 41,000 से 51,000 रुपये तक हो सकता है।
7वें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त होने वाली है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के देर से शुरू होने के कारण एक ट्रांजिशन पीरियड हो सकता है। इस दौरान डीए की वृद्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्मचारियों को महंगाई से राहत प्रदान करती रहेगी। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नए वेतन आयोग के लागू होने से पहले डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाए। भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां। डीए की भावी वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें महंगाई दर, सरकार की वित्तीय स्थिति और आर्थिक नीतियां शामिल हैं। वर्तमान में सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार है, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर बढ़ते खर्च के कारण बड़े वेतन संशोधनों में सावधानी बरती जा रही है। आने वाले महीनों में CPI-IW के आंकड़े डीए की दर तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि महंगाई दर नियंत्रण में रहती है तो डीए की वृद्धि भी सीमित रह सकती है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और अफवाहों पर भरोसा न करें। भविष्य में सरकार द्वारा डीए गणना की पद्धति में भी बदलाव किए जा सकते हैं ताकि ये और भी पारदर्शी और न्यायसंगत बन सके। तकनीकी सुधारों के साथ डीए का भुगतान भी तेज हो सकता है और कर्मचारियों को समय पर अपने हकदार भत्ते मिल सकेंगे।